संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज अब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज थोड़े से लेट हो गए हैं, लेकिन आज के समाचार यानी 5 अप्रैल के समाचार आप अपन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हैं। बिना कोई समय खोए सीधा हिंदी में आता हूँ, समाचार ला शुरू करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट समाचार है आज के सारे। पहले पर आते हैं, छत्तीसगढ़ खनिज राजस्व के संदर्भ में नए आंकड़े जारी किए गए हैं। क्या कहते हैं ये आंकड़े? ये आंकड़े कहते हैं कि छत्तीसगढ़ इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए कुल 14,195 करोड़ रुपए का राजस्व अर्न कर चुका है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के कुल खनिज राजस्व में से 16% का अकेले छत्तीसगढ़ वहन करता है, और ये बहुत बड़ा राशि है, बहुत बड़ा अमाउंट है। 16% छत्तीसगढ़, जिसके पास हमारे कुल यदि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में से निकाल रहे हैं 4% लगभग एरिया आने के बाद यदि हम 16% खनिज राजस्व वहन कर रहे हैं, यानी हम एक बेहतर खनिज राजस्व वाले राज्य हैं। और इसमें ये याद रखना है कि पिछले वित्तीय वर्ष से हमको प्रगति भी प्राप्त हुई है। 11% की उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ को पुराने वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में, जब हम अर्न कर रहे हैं 14,195 करोड़ रुपए। एक डाटा और जानने का है इसमें, वो डाटा ये है कि कौन सा जिला खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान देता है। ये जिला है दंतेवाड़ा, और क्लियर मार्जिन से दंतेवाड़ा बहुत अधिक राजस्व अर्न किया है। तो दंतेवाड़ा का है 6,580 करोड़, यानी कि अच्छा खासा मार्जिन है, क्योंकि उसके जस्ट बाद आने वाले कोरबा का 2,148 करोड़ है, दूसरे नंबर पर होगा। तीसरे पर रायगढ़ है 2,027 करोड़ के साथ, और फिर है बालोद 1,313 करोड़ के साथ। इस तरह से अग्रणी जिले, हालांकि आपको ये आंकड़े याद नहीं करने पड़ेंगे, पर जिलों का क्रम याद करिएगा। क्रम क्या होगा? दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़ और उसके बाद बालोद। कई बार हम कोरबा लगाने के लिए उद्धत हो जाते हैं, यानी प्रेरित हो जाते हैं। ध्यान रखना है, दंतेवाड़ा आपको लगाना है सर्वाधिक खनिज राजस्व इकट्ठा करने वाले में। और छत्तीसगढ़ का मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ आंकड़ा 14,195 करोड़ रुपए। आप में से कुछ लोगों को शिकायत है कि स्क्रीनशॉट लेने का टाइम, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप लिखें, नोट डाउन करेंगे, अपनी मसल मेमोरी को यूज में लाएं, मेंटल मेमोरी यूज में लाएं, दोनों यूज में लाएंगे, आपको याद हो जाएगा डाटा, दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को लेकर के। छत्तीसगढ़ में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को लेकर के एक आंकड़ा है हमारे पास, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, समझने का प्रयास करते हैं। किसी राज्य में कोई एक संस्था चल रही है, वो ये संस्था कोई भी हो सकती है, उसकी खनिज न्यास वाली संस्था हो सकती है, उसकी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी संस्था हो सकती है, या कोई अन्य ऐसी संस्था जिसके माध्यम से उसे रेवेन्यू या राजस्व मिल रहा है। उस संस्था के द्वारा किए जा रहे अर्जन, यानी वह कितना कमा रहा है, और उसके व्यय के बीच आकलन, और उसके बीच होने वाले लाभ की स्थिति को कितने बेहतर तरीके से वह अपने अर्जित राशि को प्रयोग करता है, इस आधार पर हम फिस्कल हेल्थ निकालते हैं। जिस संस्था का फिस्कल हेल्थ जितना स्टेबल होता है, जितना संतुलित होता है, उस राज्य को, उस क्षेत्र को उतना स्थिर माना जाता है, निवेश के लिए बेहतर माना जाता है। इस कड़ी में हमारे यहाँ यानी छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है फिस्कल हेल्थ के मामले में। आई होप फिस्कल हेल्थ आपको समझ में आ गया होगा। पहले स्थान पर उड़ीसा है और गोवा तीसरे स्थान पर है। ये आंकड़े नीति आयोग जारी किया है, यहाँ पर वो आंकड़े आप देख सकते हैं। उड़ीसा पहले टॉप लीडर बोर्ड पर है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है 55.2% रेटिंग के साथ। रेटिंग याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्रम याद करेंगे। तीसरे पर गोवा है, चौथे पर झारखंड है, पांचवे पर गुजरात है। पर बॉटम वाले स्टेट कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। बॉटम में हमारे पास पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, केरला है और हरियाणा है। हालांकि टॉप 4 तक आप याद करें, आपका काम चल जाएगा। और लीडर बोर्ड पे याद रखिएगा, उड़ीसा टॉपर है, छत्तीसगढ़ जो है वो सेकंड लीड कर रहा है इस संदर्भ में। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। छत्तीसगढ़ हेतु नया रेल रूट मंजूर किया गया है। छत्तीसगढ़ उस महत्वपूर्ण राज्य में से है जहां खनिज राजस्व अच्छा खासा अर्न किया जाता है। देखिए, आज सारी न्यूज खनिज या राजस्व से संबंधित है, सारी तो नहीं, पर यहाँ 3 तक तो आते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उसको और बेहतर बनाने के लिए हम एक नए रेल रूट से कनेक्ट हो रहे हैं। कहां से कहां कनेक्ट करेगा? खरसिया, नवा रायपुर और परमल कसा नाम की जगह को कनेक्ट करेगा। कितना लंबा होगा ये रूट? ये रूट 278 किलोमीटर लंबा होगा। बड़ी बात ये होगी कि इससे बलौदा बाजार यानी शहर बलौदा बाजार
पहली बार रेल रूट से जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि बलौदाबाजार जिले में रेल नहीं पहुंचती है, पर बलौदाबाजार के लिए ये पहला रेल रूट वाला मार्ग होने वाला है। इसमें ट्रैक की लंबाई 615 किलोमीटर होगी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रेल रूट जो है वो पूरा 278 होगा, जबकि ट्रैक की लंबाई 615 किलोमीटर होगी। ये दोनों अलग अलग तरह के डाटा है और आपको 278 वाला याद करना है। 21 स्टेशन बनेंगे इस पूरी यात्रा के दौरान जहां पर ट्रेन संचालित हो सकेगी। खास बात, जैसे कि मैं आपको बताया कि बलौदाबाजार कनेक्ट हो सकेगा। बलौदाबाजार जो कि हमारे यहाँ चूना पत्थर जो सबसे बेहतर क्वालिटी का मिलता है उसके लिए जाना जाता है, और इस तरह छत्तीसगढ़ का एक और इलाका चूना पत्थर परिवहन के माध्यम से अपने राजस्व में इजाफा कर सकेगा। फिर एक बार दोहराता हूँ, खरसिया, नवा रायपुर और परमल कसा रेल रूट मंजूर किया गया है 278 किलोमीटर लंबे ट्रैक के साथ। इस न्यूज में ये मेन पॉइंट है। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। छत्तीसगढ़ पैक्स समितियों का गठन करने की घोषणा। पैक्स समितियां क्या होती हैं? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। लोगों का संगठन या समूह मिलकर के उसको बनाता है और कई तरह की मदद करता है, जैसे बीज खरीदने, खाद खरीदने से लेकर के धान उपार्जन करने आदि पर भी वो सहायता करता है। इस तरह की नई समितियों का पुनर्गठन करने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आगमन के साथ की गई। और कितनी नई समितियां बनाई जाएंगी? 532 नई समितियां बनाई जाएंगी छत्तीसगढ़ में। इससे पहले 2078, अगर मुझे जो सही आंकड़े अब तक याद आ रहे हैं 2078 है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर गलत निकले तो आप नीचे कमेंट पर बताइएगा वो सही आंकड़ा क्या है। बाकी अभी उसमें नए जुड़ जाएंगे 532। इनका गठन करने की घोषणा की गई है, पर ये समितियां बाकी समितियों से इतर थोड़े अतिरिक्त कार्य को लेकर के होंगी। इसमें मछली पालन करने वाले किसान जो है उनको भी शामिल किया जाएगा, दुग्ध पालन करने वाले समूह को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि ये कई कार्यों से जुड़ी हुई बहुउद्देशीय समितियां होंगी। साथ ही साथ एक और घोषणा की गई कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे 4 अप्रैल को ये घोषणा हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को अपने ही गांव में माइक्रो एटीएम की सहायता से राशि आहरित करने का मौका मिलेगा। यानी उन्हें बार बार किसी बड़े गांव, ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक का सफर नहीं तय करना पड़ेगा। ये सुविधाओं का भी विकास इसके साथ किए जाने की घोषणा की गई है। तो बहुत सारा परिवर्तन है जो हो रहा है और सारे के सारे रिमार्केबल है। यहाँ 532 नई सहकारी समिति, नए पैक्स, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर याद रखिएगा इसको। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज पे हमारे पास है छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र के अधिग्रहण से लेकर के एक समाचार। छत्तीसगढ़ में खनिज अधिग्रहण नया एक क्षेत्र है, और जब भी कोई नया क्षेत्र अधिग्रहित होता है तो वो अक्सर समाचार पत्रों के साथ साथ आपके पेपर में भी शामिल हो जाता है, एग्जाम पेपर में। तो यहाँ जगह का नाम क्या है? भालूकोना जमनीडीह। कहाँ पड़ेगा ये? महासमुंद जिले में। भालूकोना जमनीडीह, जिला महासमुंद। क्या मिल रहा है यहाँ खनिज के रूप में? दुर्लभ खनिज वर्ग में आने वाले निकिल, निखिल नहीं है, ये निकिल है। इसके बाद क्रोमियम है और प्लेटिनियम है। टाइपो होता है, टाइपिंग एरर हो जाते हैं। फिर क्रोमियम और प्लेटिनियम कितना एरिया पे कवर कर रहा है? 30 वर्ग किलोमीटर पर खनिज का दोहन हो सकेगा। बहुत दुर्लभ खनिज है और इसकी जिम्मेदारी या ये जिसने प्राप्त किया है लाइसेंस, उस कंपनी का नाम है डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड। मैं इस कंपनी के बारे में ये बता देना चाहूंगा कि ये कंपनी अभी वर्तमान में भारत की पहली और एकमात्र सूचीबद्ध खनन कंपनी है जो सोने का उत्खनन कर रही है। भारत में अभी सोने का उत्खनन करने वाली कोई भी पंजीकृत या सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में करते हैं, पर निजी क्षेत्र में ये कंपनी है। 27 साल का अनुभव रखती है ये कंपनी ओवरऑल यदि देखा जाए तो। हालांकि 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, उससे पहले जब ये पंजीकृत नहीं हुई थी तब से इस कार्य पे लगी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कंपनी का नाम याद रखेंगे, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड, DLM और L। तो इस तरह से डेक्कन गोल्ड, DGML सॉरी। तो ये आप अपडेट रख सकते हैं। भालूकोना जमनीडीह जगह का नाम याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। कुदुरगढ़, इस पे मैं पहले भी न्यूज आपको बताया था। कुदुरगढ़ में रोपवे बनेगा, ये हम घोषणा देखे थे, पर अब उससे एक जुड़ा हुआ समाचार और आया है कि कौन सी कंपनी उसका निर्माण करेगी। मध्य प्रदेश के देवास आधारित एक कंपनी है, सृष्टि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। कुदुरगढ़ मंदिर ट्रस्ट जो है वो और सृष्टि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी देवास की इस कंपनी के द्वारा एक करार पर साइन किया गया मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, और अब फाइनली इस जगह रोपवे बन सकेगा। 2 साल के भीतर ये रोपवे बनाया जाना है
और उसके बाद यही कंपनी 33 सालों के लिए इस रोपवे का संचालन भी करेगी। 900 सीढ़ियां हैं लगभग, और उन सीढ़ियों का सफर जो है वो आसान किया जाएगा। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाने का किराया 120 रुपए निर्धारित किया गया है। तो अगर आप कभी पहुंचते हैं तो किराया भी पहले से सरकार इसे जारी कर दी है कि कितना लगेगा। छत्तीसगढ़ में इससे पहले डोंगरगढ़ में इस तरह का रोपवे है, और चंडी मंदिर जो कि महासमुंद जिले में है, वहां भी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो अब देखते हैं कहाँ का पहले बनता है, बट अगर बन जाएगा तो ये दूसरा हो जाएगा। अभी हाल हमारे पास सिर्फ डोंगरगढ़ में है रोपवे। इस तरह की संरचना होती है, फिल्मों में देखा होगा और या शायद सफर भी आपने किया होगा। बात करते हैं सफाई कर्मियों की प्रोफाइलिंग तैयार की जाने की घोषणा। तो केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी साल 2023 में। योजना जो थी उसका नाम था नमस्ते योजना। नमस्ते योजना सफाई कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार से लेकर के उनके साथ साथ ऐसे सामाजिक भेदभाव, सामाजिक बंधनों आदि की जटिलताओं को भी सही करने या सरल बनाने के लिए योजना को चलाया जा रहा था। इस योजना के तहत अब सफाई कर्मियों की एक नियमित प्रोफाइलिंग बनाई जाएगी, यानी कौन कार्य कर रहा है, कितने दिनों से कार्य कर रहा है, और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रोफाइलिंग तैयार होगी तो उस क्षेत्र में कार्य करने वालों की वाजिब जानकारी या सही जानकारी मिल सकेगी। केंद्र सरकार की इस योजना को अब छत्तीसगढ़ में प्रोफाइलिंग का जो नीति है वो लागू किया जा रहा है। रायपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। इसका उद्देश्य वेस्ट पिकर्स, यानी कि जो कचरा उठाने वाले हमारे भाई लोग रहते हैं, वेस्ट पिकर्स की प्रोफाइलिंग तैयार करवाई जाएगी। सफाई कर्मियों की मृत्यु दर शून्य करने का लक्ष्य है। अक्सर ये न्यूज आप देखते होंगे कि गटर तंत्र जो है उसके साफ करने के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह की घटनाओं से बचाने का प्रयास किया जाएगा। सफाई कर्मियों का सशक्तिकरण किया जाएगा। सिर्फ इस कार्य से ना जुड़े रह करके अन्य कार्यों के द्वारा भी रोजगार प्राप्त कर सके, ऐसे पूरे प्रयास किए जाएंगे। उनके पारिवारिक स्तर को भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। मानव मल से सफाई कर्मियों का सीधा संपर्क समाप्त किया जाए, इसके लिए मशीनरी का प्रयोग किया जाए, इस पर भी जोर होगा। और ध्यान रखेंगे नमस्ते योजना साल 2023 से चली आ रही है। इसकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। सूडा को यह जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जो हमारा स्टेट अर्बन वाला जो रूरल स्टेट अर्बन नॉट रूरल स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, कभी मैं पढ़ा रहा हूँ एडीओ तो सारी चीजें रूरल याद आ रही है। हाँ, तो जो हमारी स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी है तो वो इसका कार्य करेगी। ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। रामाराम एक जगह है जो चर्चा में आ गई है। एक कंट्रोवर्सी कह लीजिए या एक अननेसेसरी विवाद कह लीजिए, जो नहीं होना चाहिए था, पर यह विवाद उठा है। और इस विवाद का कारण जो भी हो, पर हमें इस चीज को, इस जगह को चर्चा पर रखना है। क्यों चर्चा पर रखना है? क्योंकि रामाराम को लेकर के प्रश्न बनते रहे। सुकमा जिले में पड़ने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। राम वनगमन पथ योजना का हिस्सा भी है। तो कहते हैं कि श्री राम ने अपने वनवास के 14 सालों में से 10 साल दंडकारण्य में बिताए थे, और उस कड़ी में मनेन्द्रगढ़ जिले से प्रवेश करके सुकमा तक उनका सफर तय हुआ था। 75 स्थान चिन्हांकित है जहां भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ में ठहरे, रुके या उन्होंने समय बिताया। इस कड़ी में आखिरी जगह मानी जाती है रामाराम, जो पड़ती है सुकमा में। इसको लेकर के अभी हुआ क्या, कवि कुमार विश्वास वहां पहुंचे हुए थे किसी कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। जबकि स्थानीय समुदाय जो वहां रहता है, निवास करता है, उनका कहना है कि भगवान राम ने वहां शिवलिंग की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वहां जो भूमि माता है, भूमि की पूजा की थी। और इसीलिए भूमि का बहुत महत्व है। सुकमा क्षेत्र में है। मिट्टी से जुड़ा हुआ माटी तिहार मनाया जाता है। मिट्टी से जुड़ी हुई माटी क्रिया खाई जाती है, यानी कसम खाया जाता है, और एक बड़ा उत्सव भी होता है। रामारामिन माता या चिटमिटिन माता का मंदिर है वहां पर। इस तरह आप जो संरचना देख पा रहे हैं, उसको लेकर के मेला भी आयोजित होता है। ये मेला बहुत खास होता है। इस मेले को लेकर के भी सवाल आ चुके हैं। माघ पूर्णिमा के दूसरे मंगलवार, माघ पूर्णिमा वाले पाख में पड़ने वाले दूसरे मंगलवार पे आयोजित किया जाता है। 100 से अधिक स्थानीय देवी देवताओं को पालकी पे लेकर के यात्रा निकाली जाती है, और बकरे के मुंड की जो माला है वो बना करके चढ़ाई जाती है, और धड़ों का प्रसाद बना करके बांटा जाता है। इस तरह की परंपरा का वहन किया जाता है। तो जो जनजातीय क्षेत्र के हमारे निवासी हैं, उनका कहना है यहाँ शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि भूमि की पूजा हुई थी, और उस महत्व को नहीं भूलना चाहिए। खैर, इस विवाद में कोई बहुत जटिलताएं नहीं है, पर इससे याद रखने की जगह है रामाराम और चिटमिटिन माता का मंदिर। तो ये थे कुछ समाचार जो आपके लिए बड़े जरूरी थे। ध्यान से सुनने के लिए मैं एक बार आपका धन्यवाद देता हूं। और अगर ऐसे ही और न्यूज आपको अपडेट में चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो आपको पता है वो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर भी करिए। थैंक यू।